अपनी इंडिया की इनकम कैसे बता सकते हैं? सर हमें अपनी इनकम का तो पता नहीं, हम दुनिया की इनकम की बात करने चले हैं। सोचिए जरा कि लीगल तो सब कर रहे हैं, इलीगल तो दुनिया भर की चीजें हैं सर। गर्लफ्रेंड्स इलीगल है, लोग जो है कि आजकल रिलेशनशिप के बजाय सिचुएशनशिप्स में चल रहे हैं। घर के अंदर जितनी भी एरिया है आपका, घर का कंपाउंड जो है दैट इज डोमेस्टिक, और घर के बाहर जैसे ही आप निकलते हो वो तुरंत बन जाता है क्या? फॉरेन। मोदी जी बोले सुनो हमारा है, तो हमारा वर्ड बोलते ही क्या कि इनके अंडर में ये जो चाहे वो करे, कोई इन्हें रोक नहीं सकता। देखिए फॉर एग्जांपल, कसम विद्या माता की कोई हंसेगा नहीं मैप को लेके। फॉर एग्जांपल आपने एक बेहतरीन मूवी देखी होगी पुष्पा 2। चंदन की लकड़ी ले रामेश्वरम से लेके श्रीलंका की तरफ जा रहा था, इंडियन पुलिस उसको क्रॉस की, उस पर फायर होने लगा श्रीलंकन आर्मी की तरफ से। दैट वाज द बाउंड्री, दैट वाज द क्या बाउंड्री, इंडिया और श्रीलंका के बीच की वो बाउंड्री थी। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो फिर से एक बार बाबा की नगरी काशी से हम लोग फिर से कॉमेट परिवार की तरफ से आपके सामने अपनी इनिशिएटिव, जो छोटी सी इनिशिएटिव हम लेके चल रहे हैं, उसको आगे बढ़ाते हुए, कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो सर फिर से वही बात आ गई कि हम जो है कि अपने 3 टॉपिक्स कवर कर चुके थे पिछले वीडियोस में, और उसमें हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर, क्लास 12th के मैक्रो इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर के बारे में बात किया था, क्लियर है? जिसमें हम लोगों ने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा था, जिसमें सारी चीजें। तो इसमें जो है कि हम सर एक जो है कि पिछले क्लास में आप देखे होंगे, वहां पे हम लोगों ने क्वेश्चन सेशंस किया था, उसमें डाउट क्लियरेंस किया था। देन उसके बाद जो है कि उसमें हमने एक 1 शॉर्ट वीडियो भी लगाई है, जिससे कि क्या होगा कि पूरे चैप्टर को हम लोगों ने कवर किया है, क्लियर है? तो आगे इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, और सेकंड चैप्टर का नाम है सर क्या? बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो थोड़ा सा बात किया जाए कि जब हम इस चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी ये होनी चाहिए, आखिर हमें पता होना चाहिए, जब नेशनल इनकम ऑफ द इकोनॉमी हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली में हमारी इकोनॉमी में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। जब तक हमें ये चीजें नहीं पता होंगी तब तक ये याद रखिएगा, हमें समझ में ही नहीं आएगा कि एक्चुअल में हम ये नेशनल इनकम पढ़ क्यों रहे। तो सबसे बड़ी बात ये नेशनल इनकम, देश की इनकम होती क्या है, ये इंटरेस्टिंग चीज है। आखिर हम अपने इंडिया की इनकम कैसे बता सकते हैं? सर हमें अपनी इनकम का तो पता नहीं, हम दुनिया की इनकम की बात करने चले हैं। सोचिए जरा कितनी इंटरेस्टिंग चीज हम लेके चल रहे हैं मार्केट में, जहां अपनी क्लासेस में उतर रहे हैं। ये मजेदार चीज हम जो है कि लेके आ रहे हैं कि आपको सिखाएंगे कैसे दुनिया भर से जो पैसे आते हैं, लीगल नॉट इलीगल। देखिए सर, लीगल का जमाना है, इलीगल तो सब कर रहे हैं, इलीगल तो दुनिया भर की चीजें हैं सर। गर्लफ्रेंड्स इलीगल है, लोग जो है कि आजकल रिलेशनशिप के बजाय सिचुएशनशिप्स में चल रहे हैं। तो सर इलीगल की बात करनी ही नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ लीगल प्रोसीजर्स की बात करनी है। वो लीगल पैसा कहां से आएगा, क्लियर? अब वो जो लीगल पैसा है वही इंक्लूड होगा, इलीगल पैसे लाइक हवाला ट्रांसफर। आप सुने होंगे हवाला क्या होता है, तो कभी सुना होगा हवाला, हुंडी बाजार, ये सब क्या होता है, शेल कंपनी, ये सारी चीजों के बारे में हम आपको इंफॉर्मेशन देते चलेंगे। आप एक साथ बरकरार रखें हमारे कॉमेट हब परिवार की तरफ से, आपको सब कुछ मिलेगा सर। और यही साथ हमें आपका चाहिए। ज्यादा से ज्यादा सर हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें सर। ज्यादा से ज्यादा आपकी सपोर्ट जितनी ज्यादा बनी रहेगी, हमें उतनी ज्यादा इंकरेजमेंट मिलेगी, क्लियर? तो एक ये आज मैं थोड़ा सा चीजों को लेके आपसे थोड़ा ज्यादा इंटरेक्ट हो रहा है। उसका रीजन यह है कि थोड़ी सी जो है कि टाइम लगी मुझे इस वीडियो को ले आने में, तो थोड़ा सा इन चीजों पे बात करना जरूरी था, क्लियर है? तो अब जो सर हम बात करने चल रहे हैं, अपने टॉपिक पे आ रहे हैं, जो हमारे बेसिक नेशनल इनकम के सेकंड चैप्टर है, दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्लियर है? अब ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उसमें सर हमें पढ़ना क्या है? देखिए सबसे बड़ी चीज है कि हमें इसमें, देखिए आज की टॉपिक में हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहली चीज है दैट इज कि आखिर पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहला टॉपिक टू बी कवर्ड में हम आज पढ़ेंगे कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। ठीक, डोमेस्टिक टेरिटरी पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे नॉर्मल रेसिडेंट्स किसको कहते हैं,
नॉर्मल रेसिडेंस पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे सिटीजनशिप क्या होती है, जिसको हम लोग हिंदी में नागरिकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नागरिकता। ठीक है, नागरिकता क्या होती है। फिर उसके बाद हम रेसिडेंटशिप पढ़ेंगे, कैसे हम निवासी जिसको बोलते हैं कि कैसे हम किसी जगह के निवासी बन जाते हैं, रेसिडेंट कैसे बनते हैं, और उसके बाद हम इनके इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। आज के टॉपिक में हम इतना कवर करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले सर ये एक्चुअल में डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉर्मल रेसिडेंट्स, सिटीजनशिप होती क्या है, क्या चीज है, इस पे बात करेंगे। तो सबसे जो पहला हमारा आज का टॉपिक है दैट इज कि हम बात करने चल रहे हैं क्या कि आखिर ये डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है। थोड़ा सा सिंपली समझिएगा, ये डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है। एक सिंपल बात समझिएगा, एक छोटे से एग्जांपल से सेट करके आपको बड़े एग्जांपल पे लेके चलते हैं, बड़े चीजों पे। आपका घर है, घर आपका क्या है, घर के अंदर जितना भी एरिया है दैट इज डोमेस्टिक। ओके, घर के अंदर जितनी भी एरिया है आपका घर का कंपाउंड जो है दैट इज डोमेस्टिक, और घर के बाहर जैसे ही आप निकलते हो वो तुरंत बन जाता है क्या, फॉरेन। क्या बन जाता है? फॉरेन। तो ऐसे ही इंडिया को हम अपना क्या मानते हैं? घर। क्या मानते हैं? घर। और इंडिया के बाहर जैसे ही चीजें चली जाती हैं वो हो जाती हैं हमारे लिए फॉरेन, जिसको हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी की दुनिया। तो जब हम अपनी घर आई मीन इंडिया को फॉरेन के साथ इंटरैक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, तो वो बन जाता है क्या, नेशनल वर्ल्ड लेवल पे बात होने लगती है। लेकिन जब तक हम सिर्फ अपने घर की बात कर रहे हैं, सिर्फ अपने घर की अंदर की बात कर रहे हैं, वो कहलाता है डोमेस्टिक। क्या कहलाता है सर? डोमेस्टिक। क्लियर है? घर मतलब डोमेस्टिक, और घर के बाहर, घर प्लस घर के बाहर वो बन जाएगा फॉरेन, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी की दुनिया। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं, आप सबसे पहले ये डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है। अगर डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग चले तो इट इज एन इकोनॉमिक टेरिटरी। कौन सी टेरिटरी? इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब समझिएगा, इकोनॉमिक मतलब होता है जहां पे इंडियन गवर्नमेंट, किसका? इंडियन गवर्नमेंट के पॉलिटिकल पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस चले, जहां पे भारत सरकार बोले, मोदी जी बोले सुनो हमारा है, तो हमारा वर्ड बोलते ही क्या कि इनके अंडर में ये जो चाहे वो करे, कोई इन्हें रोक नहीं सकता, इनमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। करेगा इंटरफेयर बट लीगल तरीके से। तो इसीलिए इकोनॉमिक टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी इज द जियोग्राफिकल। ये वर्ड याद रखिएगा, जियोग्राफिकल। जियोग्राफिकल का मतलब होता है कि मैप आप देख रहे हैं, मैप में इंडिया का जो भी आपका लोकेशन है। अब सर ये लोकेशन जो होता है ना, वो समझिएगा, ये लोकेशन देखिए, फॉर एग्जांपल कसम विद्या माता की कोई हंसेगा नहीं मैप को लेके, ठीक है। ये लोकेशन जो है ये क्या है, ये लैंड एरिया है। कौन सी एरिया है? लैंड एरिया। अब जो है सर ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया लैंड एरिया तक ही चल रहा है, इंडिया लैंड एरिया के अलावा उसके कुछ वाटर एरियाज भी हैं, जहां पे जिन वाटर एरियाज में भी इंडियन बाउंड्रीज हम शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक बेहतरीन मूवी देखी होगी पुष्पा 2। पुष्पा 2 मूवी में आपने देखा होगा जब जो है पुष्पा क्या कर रहा था, जब चंदन की लकड़ी ले रामेश्वरम से लेके श्रीलंका की तरफ जा रहा था और उसके पीछे सब लगे हुए थे, इंडियन पुलिस लगी हुई थी, तो जैसे ही एक आपने देखा होगा बीच ओशन में क्या था, रेड रेड कलर के बॉल्स लगे हुए थे जगह जगह, ऐसे ऐसे करके बॉल लगे हुए थे जगह जगह। ये बॉल्स जो है क्या थे, जैसे ही देखा होगा आप लोगों ने, इंडियन पुलिस उसको क्रॉस की, उस पर फायर होने लगा श्रीलंकन आर्मी की तरफ से। दैट वाज द बाउंड्री, दैट वाज द क्या, बाउंड्री, इंडिया और श्रीलंका के बीच की वो बाउंड्री थी। मतलब उसके अंदर तक इंडिया कुछ भी करे कोई नहीं बोलेगा, बट जैसे ही उसके बाहर जाएगा तुरंत फॉरेन उसमें इंटरफेयर करना शुरू कर देगा। तो ये चीज उस मूवी में बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाई गई है, आप देखिएगा। तो इसीलिए बोला जियोग्राफिकल टेरिटरी, इसीलिए बोल क्या क्या जियोग्राफिकल टेरिटरी का मतलब जहां तक इंडियन गवर्नमेंट की रूल्स, रेगुलेशंस, प्लान्स, पॉलिसीज सब चले, जहां तक भारत सरकार ये बोले हमारा है।
क्या बोले? सिंपल, हमारा है। आप अपने घर में फ्रीली घूमते हो, कोई रोकने वाला नहीं ना आ रहा है, दैट इज योर डोमेस्टिक। ऐसे ही इंडिया में जब तक आप फ्रीली घूम रहे हो, इंडिया के जहां तक की एरिया, चाहे वो लैंड एरिया हो, चाहे वो एयर एरिया हो, चाहे वो वाटर एरिया हो, जहां तक इंडियन गवर्नमेंट की एरिया है, वो सारी एरिया जो है क्या कहलाती है? जियोग्राफिकल टेरिटरी। क्लियर है? एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट। कौन एडमिनिस्टर? अभी जस्ट बोला मैंने, कौन चला रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है। कौन चला रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। विच इन विच पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। जहां पे पर्सन, एक इंसान, गुड्स एंड कैपिटल की मूवमेंट फ्री हो, कोई विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस, कोई रोक टोक नहीं, कोई लाइसेंसिंग नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है? बस ये है, ऐसे गुड्स ना हो जो इंडिया के लिए नुकसानदायक हो। तो अपने घर में आप कहीं भी घूमिए, कुछ भी लेके घूमिए, कोई नहीं रोकने वाला। लेकिन वही लेके घूमे तो कोई ना कोई तो बोलेगा ना। क्लियर है? ये चीज है कि इलीगल चीजों की मूवमेंट की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कौन से? जहां पे पर्सन, लीगल पर्संस, जो जिनके ऊपर कोई भी केस वो नहीं है, केसेस नहीं है, गुड्स और कैपिटल सर्कुलेट क्या करता है? फ्रीली। ठीक है? अब सर एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये मैंने लिखा गुड्स, ये गुड्स ही क्यों लिखा, सर्विसेज क्यों नहीं लिखा? रीजन इज दैट कि गुड्स जो है अपने ओनर से सेपरेट किया जा सकता है, बट सर्विसेज कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनर गाइस। ओके? सर्विसेज जो है जब तक ओनर नहीं जाएगा तब तक सर्विसेज सेपरेट नहीं जा सकती। सर्विसेज आर रेंडर्ड, नॉट ट्रांसफर्ड। ओके? सर्विसेज जो है जब तक उसका ओनर नहीं जाएगा तब तक नहीं जाएगी। सर्विसेज रेंडर की जाती हैं, सर्विसेज जो है कि ओनरशिप राइट सर्विसेज में ट्रांसफर नहीं होती हैं। क्लियर है? इस वजह से मैंने सिर्फ गुड्स लिखा, इसीलिए यहां पर्संस में सर्विसेज इंक्लूड हो जाता है। काफी बच्चों का सवाल आता है, सर आपने सर्विसेज क्यों नहीं लिखा? ये रीजन है कि पर्सन जब जा रहा है तो उसके साथ उसके जितने भी स्किल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस, सारी चीजें वो जा रही हैं। तो जब वो जा रही हैं तो वहां पे वो सर्विसेज दे सकता है। क्लियर है? इसलिए उसी में इंक्लूड हो जाता है। गुड्स, कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। क्लियर है? अब एक और चीज है कि या इसी को जो है कि कभी कभी कुछ बुक्स में मिलेगा पॉलिटिकल फ्रंटियर। पॉलिटिकल फ्रंटियर मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल फ्रंटियर वही चीज होती है जहां पे इंडियन गवर्नमेंट का रूल एंड रेगुलेशन चले। ठीक है? तो दोस पार्ट ऑफ पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री वेयर द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री डज नॉट एंजॉय द अबव फ्रीडम एंड आर नॉट इंक्लूडेड इन द इकोनॉमिक टेरिटरी। जहां पे भारत सरकार, मोदी जी, कोई भी गवर्नमेंट अगर अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को फ्रीली इंजॉय नहीं करती है, मतलब मोदी जी खुद नहीं कोई रूल बना सकते हैं बिना किसी के इंटरफेरेंस के, बिना किसी के सपोर्ट के, बिना किसी के साथ, जहां पे मोदी जी ऐसा कुछ कर दे, जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा कर दे, तब जाके जो है वो बनता है क्या? वो पॉलिटिकल फ्रंटियर में नहीं आता है। लाइक अगर इंडिया और श्रीलंका के बीच में कहीं बॉर्डर पे कोई बात बन रही है तो ना तो मोदी जी ओपनली लेंगे, ना ही जो है कि श्रीलंकन गवर्नमेंट लेगी उसको, दोनों लोग मिलके। तो ऐसे में ना तो श्रीलंका की डोमेस्टिक टेरिटरी में वो इंक्लूड होगा और ना ही इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी। दैट मींस इस ऐसी जगह जहां पे किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट फ्रीली काम ना कर पाए, फ्रीली अपने रूल्स एंड रेगुलेशन ना चला पाए, वो सर क्या कहलाता है? पॉलिटिकल फ्रंटियर, मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होता है। तो ऑल एंड ऑल एक बात समझ में हमें आई, क्या? डोमेस्टिक टेरिटरी वो टेरिटरी है, वो जगह है जहां पे इंडियन गवर्नमेंट ये कहती है यहां तक हमारा है, जो भी होगा हम इसके इस एरिया के मालिक हम हैं, हमें जो भी करना है हम फ्रीली करेंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। कोई रूल बनाना है हम बनाएंगे, कोई रेगुलेशन बनाना है हम बनाएंगे, कोई पॉलिसी बनाना है हम बनाएंगे। हु आर यू? क्लियर? समझ में आया? तो कहीं भी ऐसी चीज जहां पे कोई पर्सन फ्रीली ना मूव करे, जहां पे कोई गुड्स फ्रीली मूव ना करे, जहां पे कैपिटल फ्रीली, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होगी बच्चे। क्लियर है? चलिए, उम्मीद है ये चीज आपको एकदम क्लियर कट समझ में आई होगी। अब सर हम बात करते हैं जरा इसी चीज में कि डोमेस्टिक टेरिटरी में सर कुछ चीजें ऐसी होती हैं, देखिएगा कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि क्या क्या चीजें हैं, लाइक देखिएगा
पॉलिटिकल फ्रंटियर्स और जियोग्राफिकल बाउंड्री इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर एंड एयर स्पेस, अभी जस्ट आपको मैंने बताया, देखा होगा आप लोगों ने मूवीज में, सर एलओसी का नाम सुना होगा आपने, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, वो बोलते हैं एलओसी क्रॉस मत करना, ठीक। देन उसके बाद टेरिटोरियल वाटर बोलता है वाटर लाइन क्रॉस मत करना, दैट मींस जैसे ही तुम क्रॉस किया तुम दूसरे कंट्री के अंडर में चले गए, क्लियर है, दूसरे कंट्री। इसीलिए उसने उनका कहना यह है कि पॉलिटिकल फ्रंटियर और जियोग्राफिकल बाउंड्री, बाउंड्री का मतलब ही हो गया क्या कि इसमें सिर्फ और सिर्फ लैंड ही नहीं इंक्लूड होता है, वाटर भी इंक्लूड होता है और एयर भी, वो मैंने आपको मैप के थ्रू बता दिया था, क्लियर है। इसमें देखिएगा पिच, इसमें हम लोगों ने आपको बताया भी है मैप के थ्रू, क्लियर है। ये देखिए यहां पे हमने बोला ये लैंड एरिया है, उसके बाद ये वाटर एरिया भी बताया था, इतने ही वाटर एरिया के साथ एयर बेस एरिया, ये सारी एरिया जो है किस में इंक्लूड होती है, डोमेस्टिक टेरिटरी में। ये बाउंड्री है, इसके बाहर नहीं। वही पुष्पा मूवी वाला एग्जांपल भी आपको दिया कि वाटर में कैसे बाउंड्री, ऐसा नहीं कि जाकर दीवार खड़ी कर दिया, चाइना चीन की दीवार खड़ी कर दिया, चलो चलो ऐसा है, चलो ये हमारा बाउंड्री खड़ी करो, ट्रैक्टर से ईटा गिरवाओ, ऐसा पॉसिबल नहीं है सर, आप ही को भी पता है। तो यहां एक बनाया जाता है एक तरीके से ये सारी चीजें, तो ये जो है कि एक बाउंड्री बनती है, क्लियर है। यही सेम चीज हम आपको यहां पे समझा रहे थे, क्लियर है। देखिए कि पॉलिटिकल फ्रंटियर और जियोग्राफिकल बाउंड्रीज में क्या क्या इंक्लूड होता है, टेरिटोरियल वाटर, वाटर और एयर स्पेस। देन उसके बाद एक और चीज, सबसे बड़ी चीज, अब और भी चीजें हैं, एम्बेसीज, कंसुलेट्स, मिलिट्री बेसेस लोकेटेड अब्रॉड। अब सर ये एम्बेसी क्या होती है, आपको पता होगा, हर कंट्री की अपनी अपनी एम्बेसी फॉरेन कंट्री में होती है। तो जो भी लाइक इंडिया की एम्बेसी जो है दूसरे कंट्री में है, चाइना में है, यूएसए में है, रशिया में है, जापान में है, कोरिया में है, सब जगह है। तो जितनी भी एम्बेसीज है वहां पे भले वो फॉरेन में सिचुएटेड है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल वहां चलता है। किसका रूल चलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसलिए जितनी भी एम्बेसीज है वो सब डोमेस्टिक टेरिटरी में आती है। किस में आती है, डोमेस्टिक। कौन सी एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी। अब ऐसे ही जैसे इंडिया की एम्बेसी फॉरेन में है तो फॉरेन की भी तो एम्बेसी इंडिया में होगी, तो फॉरेन की एम्बेसी इंडिया में है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा, वो जिस कंट्री की एम्बेसी है वह उसका रूल एंड रेगुलेशन, इसलिए वो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा, क्लियर है। एम्बेसी समझ में आया कि इंडियन एम्बेसी कहीं भी लोकेटेड हो ऑल ओवर द वर्ल्ड वो डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, ऐसे फॉरेन एम्बेसी कोई भी इंडिया में है वो नहीं आएगा। कॉन्सुलेट्स का मतलब समझिएगा सर, कॉन्सुलेट्स का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि कुछ डिप्लोमेटिक स्टाफ्स हैं, ठीक है, उनको जो है इंडियन गवर्नमेंट ने हायर किया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ने हायर किया और बोला कि तुम फॉरेन में रह के काम करो। तुम कहां रह के काम करो, फॉरेन में रह के। तो जब फॉरेन में रह के काम करने की बात हुई तो जो वो बंदा फॉरेन में रह रहा है, जहां पे जो ऑफिस, ये एक्चुअल में ये ऑफिस कहलाती है, क्या कहलाती है, ऑफिस। जिस ऑफिस में या जिस जगह रह के वो बंदा, वो पर्सन काम कर रहा है, वो इंडिया, क्योंकि उसको हायर किसने किया था, इंडियन गवर्नमेंट ने। लाइक आप एग्जांपल में समझिए रॉ एजेंट्स हो गए, आईबीज हो गए। हालांकि रॉ और आईबीज को बताया कि लोकेशन नहीं बताई जाती है, इसलिए रॉ आईबी थोड़ा सा इस चीज से बाहर आ सकते हैं। लाइक और कुछ जैसे फॉरेन अफेयर्स वाले जितने भी जो है कि ऑफिशियल्स होते हैं, ये सब जितने भी होते हैं वो इनको जो मतलब लीगली तरीके से जिसको इंडियन गवर्नमेंट दिखा सके, क्लियर है। रॉ और आईबी वालों को सर हमें दिखाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम दूसरे कंट्री में दिखा देंगे तो वो मारे जाएंगे, कोई ना कोई उनके पीछे लग जाएगा, क्लियर। तो इसलिए हम उनके बारे में ना बात करें तो ज़्यादा बेटर है। यहां पे ये है कि जो ऐसे ऑफिशियल जिनकी एग्जिस्टेंस सबको पता है लेकिन कोई बोल नहीं रहा, सबको पता है कि ये किस काम के लिए आया है, ऐसी एग्जिस्टेंस वाले बंदे जब फॉरेन में, इंडिया के बंदे फॉरेन में कहीं भी जाके ऑफिस है उनका, काम कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, तो ऐसे लोग कॉन्सुलेट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कॉन्सुलेट्स, क्लियर है। तो ये भी जिस कंट्री में रह रहे हैं वहां की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आते हैं, वो आएंगे इंडिया की, जहां से वो आए हैं, जो कंट्री उनको हायर की है। ऐसे ही अगर जापान का कोई कॉन्सुलेट इंडिया में आके रह रहा है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा सर, वो बच्चे आएगा किसमें, जापान की डोमेस्टिक टेरिटरी, क्लियर है। कॉन्सुलेट समझ में आया। मिलिट्री बेसिस, मिलिट्री बेसिस मतलब सर आपने देखा होगा कि कुछ टाइम पहले श्रीलंका में एक हम्बनटोटा नाम की जगह है, हम्बनटोटा में श्रीलंका, चाइना अपना एयरबेस तैयार करना चाह रही थी।
अच्छा खासा पैसा गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका को दे रही थी, बट इंडिया को पता चला, इंडिया को ये था कि अगर श्रीलंका में जो है कि ये अपना एयर बेस, ये अपना आर्मी बेस, मिलिट्री बेस बना लेता है तो ये हमें कहीं से भी अटैक कर सकता है। इसलिए हम्बनटोटा में इंडिया ने बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक चैनल लगाया, बहुत बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा लगाया, कुछ दिमाग लगा के कुछ किसी भी हद तरीके से हम्बनटोटा को ले लिया, डराया भी उसमें श्रीलंका को, हम तुमसे ट्रेड कैंसिल कर देंगे, ये सारी चीजें कैंसिल कर देंगे, सब कुछ। तो ये सारी चीजें करने के बाद क्लियर है, श्रीलंकन गवर्नमेंट हम्बनटोटा इंडिया को दे दी, वहीं पे इंडिया ने अपना क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी रखा हुआ है। क्लियर है, तो यही चीज कि ऐसे ही मिलिट्री बेसेस, जब कोई फॉरेन कंट्री अपना कोई मिलिट्री बेस, फॉरेन कंट्री अपना मिलिट्री बेस किसी दूसरे कंट्री में सेट करके रखती है, तो वो मिलिट्री बेस इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में सर नहीं आएगा। कहां आएगा? जो कंट्री रखी है वो। ऐसे ही इंडिया अगर अपना मिलिट्री बेस फॉरेन ले जाकर रख रही है तो वो फॉरेन के इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। समझ में आया? बस ये चीज आपको समझनी थी। एम्बेसीज कि इंडियन एम्बेसी कहीं भी हो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में, इंडियन कॉन्सुलेट्स कहीं भी हो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में, इंडिया के मिलिट्री बेस इंडिया के अलावा कहीं भी हो सब डोमेस्टिक। ऐसे ही फॉरेन का कोई भी एम्बेसी इंडिया में होगा नहीं आएगा, कॉन्सुलेट्स इंडिया में होगा फॉरेन का नहीं आएगा, मिलिट्री बेस इंडिया में होगा नहीं आएगा। क्लियर है? देन उसके बाद बात आती है शिप्स, एयरक्राफ्ट्स ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। चलिए सर एक एग्जांपल से जरा समझते हैं। सबसे पहले सुनिएगा, सिंगापुर एयरलाइन से मान लीजिए, ठीक है। अब ये सिंगापुर एयरलाइन से मान लो, तो ये जो है क्या कर रही है, अगर मान लो ये जो है कि चली कहां से, जापान से आपका यूएसए तक, ठीक है। अब एक ये जापान से यूएसए जा रही है और आ रही है, ठीक है। अब एक बात बताइए, क्या ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा? कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पहले तो ये सिंगापुर एयरलाइंस इंडिया की है ही नहीं, तो पहले ही इंडियन गवर्नमेंट का कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं चलेगा उस पर। दूसरी चीज, जापान और यूएसए के बीच में चल रही है। अब भाई हमसे क्या मतलब, तुम कहीं जाओ कहीं उड़ाओ कुछ भी करो, हम कौन होते हैं बोलने वाले, ठीक है। तो ऐसे ही वही बोला कि शिप्स, मान लो पानी की जहाज है, इंडिया बड़ी बड़ी शिप्स, कंटेनर शिप्स, ये जो है इंडिया से, चलो कोई इंडियन शिप है, इंडिया से चली यूएसए की तरफ। कहां चली? इंडिया से चली यूएसए की तरफ, ठीक है। तो ये जो है दोनों में किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा? सबसे पहले आपको यह पता करना है बच्चे, वो शिप्स को ओन और ऑपरेट कौन कर रहा है। अगर उसको ऑपरेट, ओनर और ऑपरेट करने वाला इंडियन है तो याद रखिएगा वो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। बट अगर ओन और ऑपरेट करने वाला यूएसए का बंदा है, भले इंडिया में आ रही है लेकिन वो कभी भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होगी। क्लियर है? डिफरेंस इज दैट, आपको सबसे पहला काम क्या देखना है, वो जो भी शिप्स और एयरक्राफ्ट्स हैं वो कौन ऑपरेट कर रहा है, पहला चीज। दूसरा चीज, कहां से ऑपरेट हो रही हैं, दूसरी चीज। तीसरी चीज ये है कि अब ये चाहे कहीं भी चले, अब लाइक अब सिंपल एक समझिएगा, एयर इंडिया की, एयर इंडिया, ठीक है, एयर इंडिया का बहुत दुखद हादसा हुआ एयर इंडिया के साथ। ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, फिर भी कोई नहीं, क्या किया जा सकता है होनी को। बट एयर इंडिया की अगर कोई फ्लाइट है, अगर वो मान लो चाइना से जो है रशिया तक चल रही है, ठीक है, तो सर ना तो वो चाइना की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, रशिया के, वो आएगा किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में, इंडिया की, क्योंकि वो फ्लाइट किसकी है, इंडिया की है। क्लियर है? तो ये समझ में आया शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। देन उसके बाद फिशिंग वेसल्स। फिशिंग वेसल्स आप समझते होंगे, जो मछलियां पकड़ने वाले हैं, जो अपनी मछलियों का फिशिंग कंटेनर पूरा जो है कि समुद्र में बड़े बड़े कंटेनर्स रखते हैं जहां पे वो अपने पूरा वेसल्स रखते हैं, उनकी बात हो रही है। ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, आप देखोगे बड़े बड़े जो है कि बीच ओशन में जो है कि बड़े बड़े ऑयल और नेचुरल गैस रिग्स रखने वाले जमीनें जो है, ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट्स इन द इंटरनेशनल और अदर एरियाज ओवर विच कंट्री एंजॉय द एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ ज्यूरिडिक्शन। सबसे बड़ी बात सुनना सर,
हम फिशिंग वेसल्स हो गया, चाहे जो है कि ये ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स हो गया, चाहे फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स हो गए, ये जितने भी हैं ये सब जो है इंटरनेशनल वाटर बॉडीज में मान लीजिए हम रख रहे हैं। ठीक है, कहाँ है? इंटरनेशनल वाटर बॉडीज में। फॉर एग्जांपल समझिएगा, कहीं ऐसी जगह है जहां पे बहुत ज्यादा मछलियां हैं, बहुत ज्यादा, तो वहीं पे ये लोग क्या करते हैं कि स्टोरेज बना देते हैं बीच समुद्र में। फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऐसे ही, कहीं भी ऐसे मैग्मा निकला तो वहीं से जो है कि पेट्रोलियम या कोई भी मिनरल्स निकालने के लिए ये लोग क्या करते हैं, वहीं पे एक प्लेटफॉर्म सेट कर देते हैं, वो कहलाता है फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स। तो ये जो है कि इंटरनेशनल कहीं भी, अब खेल ये आता है इसको कौन कर रहा है, ये है किसका? अब अगर मान लीजिए ऑस्ट्रेलियन ओशन के आसपास, ठीक है, वहां ऑस्ट्रेलिया के ओशंस के आसपास अगर इंडिया की कोई कंपनी, लाइक चलिए अडानी ग्रुप गई या रिलायंस ग्रुप गई, वहां जाके क्या कर रही है, चीजों को निकाल रही है, एक्सट्रैक्ट कर रही है, मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर रही है, तो वो जो अब ऐसे तो करने लगे, चलो मशीन लेके, ऐसे लाद के चलो मशीन लेके, भैया पॉसिबल नहीं है कि चलो अरे चलो वहां निकला है, आओ लगाते हैं मशीन, नहीं। आपको वहां की कंट्री, जिस कंट्री के एरिया में वो आ रहा है, उस कंट्री के एरिया से क्या करना पड़ेगा, एक एक्सक्लूसिव राइट्स लेना पड़ेगा, आपको अधिकार लेना पड़ेगा कि हां आई कैन एक्सट्रैक्ट एनीथिंग, आपको कोई प्रॉब्लम ना। कंट्रीज वहां से क्या लेती हैं सर, टैक्सेस लेती हैं, कभी कभी रॉयल्टी भी वर्ड यूज होगा, आगे चल के हम रॉयल्टी पे बात करेंगे नेशनल इनकम निकालते वक्त। ये सारी चीजें कंट्रीज जो है क्या करती हैं, लेती हैं। ठीक है, तो वही वो बोल रहा है, फिशिंग वेसल्स या ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स या फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स जो हम इंटरनेशनल या अदर किसी भी एरिया में है, जिसका हमें क्या है, एक्सक्लूसिव राइट्स है, हमारे पास राइट है कि हम इसको चला सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, तो वो डोमेस्टिक है। अब मान लो इंडिया जो है बे ऑफ बंगाल में जो है कि यूएसए की किसी कंपनी को दे दिया कि चलो तुम अपना कोई भी काम करना है तो बे ऑफ बंगाल में कर लो, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा सर, वो आएगा यूएसए की डोमेस्टिक टेरिटरी। इंडिया ने राइट्स दिया था, उसका इंडिया चार्ज लेगा, टैक्सेस लेगा, कॉर्पोरेट टैक्स के तौर पे लेगा, या रॉयल्टी लेगा, या जो भी लेता है, जो भी उनकी नॉर्म्स कंडीशंस रहेंगे उन सब चीजों को फॉलो करेगा। क्लियर है? तो ये समझ में आया। इसमें देखिए सर, हम लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे पहले एम्बेसीज, मिलिट्री कॉन्सुलेट्स, ये सारी चीजें पढ़ी, देन उसके बाद शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स पढ़ा, उसके बाद फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, ये सारी चीजें पढ़ी। तो सर अब बात आती है कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो इंक्लूड नहीं होती है। देखिए, डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट इंक्लूड, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो इंक्लूड नहीं करती है डोमेस्टिक टेरिटरी, खेल समझिएगा। सबसे पहला एम्बेसीज। अब आप कह रहे होंगे सर पागल ही हैं क्या यार, अभी आप बोले एम्बेसी आती है, फिर बोले एम्बेसी नहीं आती, फिर अभी आप बोले कॉन्सुलेट आते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी में, फिर बोल रहे नहीं। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स को भी आप बोल, सर ये देखिए ऑफ फॉरेन कंट्री, वो चीज मैंने पहले ही बता दी थी आपको, किसी फॉरेन कंट्रीज की एम्बेसी इंडिया में है, नहीं आएगी इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में। किसी फॉरेन कॉन्सुलेट्स इंडिया में है, नहीं आएगा। कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, नहीं आएगा। किसका? फॉरेन कंट्री का। क्लियर है? समझ में आया? आप इंडिया का फॉरेन में होगा तो इंडिया में आएगा, फॉरेन का इंडिया में होगा तो नहीं आएगा। क्लियर? चलिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अब देखिए सर, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपको बहुत तेजी से फंसाएगा। ये असल में इनका कोई माई बाप नहीं होता, ये किसी के सगे नहीं है, इनका एक ही नारा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हमने ठगा नहीं। ठीक, इनका अपना कोई सगा नहीं है। क्यों? ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सबको लेके चलती हैं। ये ना तो किसी यूएसए की है, ना ही किसी चाइना की है, ना ही किसी की, कोई इस पे अपना हक नहीं जता सकता कि दिस इज माइन, नो। इसीलिए ये कहीं भी यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ, इसी में वर्ल्ड बैंक आप लिख सकते हैं, वर्ल्ड बैंक का कोई भी ऑफिस जो है, आईएमएफ, सर डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं, ये अगर कहीं भी जियोग्राफिकल लोकेशन और बाउंड्री ऑफ अ कंट्री इंडिया में है तो ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा। यूएनओ की कोई ऑफिस, डब्ल्यूएचओ की कोई ऑफिस, डब्ल्यूटीओ की कोई ऑफिस, कोई भी कुछ भी इंडिया में है वो ऑर्गेनाइजेशंस नहीं आएंगे। याद रखिएगा बस इतना चीज, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होता है। क्लियर है? समझ में आया? चलिए, अब उसके बाद
देखिएगा, अब आते हैं कुछ और चीजें जो इंक्लूड नहीं होती हैं, लाइक क्या क्या। पहला है फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स, ठीक है। अब खेल सुनिएगा सर, कुछ फॉरेन टूरिस्ट होते हैं, ठीक है। फॉरेन टूरिस्ट क्या कर रहे हैं सर, देखिएगा जरा, एक मिनट। हाँ देखिए, ठीक है। कुछ फॉरेन टूरिस्ट और विजिटर्स जो फॉरेन से आ रहे हैं घूमने, विजिटर्स कोई विजिट करने आ रहा है इंडिया, तो क्या वो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा? नहीं। क्यों भाई? वो आ रहा है, घूमने आ रहा है, घूम के चला जाएगा, वो डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर है? फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, जो फॉरेन एम्बेसी में, फॉरेन के एम्बेसी में जो इंडिया, जो स्टाफ काम कर रहे हैं, जो स्टाफ्स काम कर रहे हैं, वो ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स या मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस, ये कोई भी नहीं आएगा। किसके? जो फॉरेन वाले हैं। फॉरेन स्टाफ, इसीलिए वर्ड मैंने लिखा है बच्चे, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी, कोई भी फॉरेन ऑफिशियल, कोई भी फॉरेन डिप्लोमेट, कोई भी फॉरेन मेंबर ऑफ किसका, आर्म फोर्सेस का कोई भी मेंबर होगा, वो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर है? ऐसे अगर इंडिया का कोई फॉरेन में जाकर रह रहा है तो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अभी जस्ट बताया कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूड नहीं होती है डोमेस्टिक टेरिटरी में। क्रू मेंबर, क्रू मेंबर क्या, जो शिप्स और एयरक्राफ्ट्स में काम करते हैं, जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको क्रू मेंबर, जो वर्कर्स होते हैं उनको क्रू मेंबर बोलते हैं, ठीक है। क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल्स, कॉमर्शियल ट्रैवलर्स, सीजनल वर्कर्स प्रोवाइड देयर स्टे इन फॉर लेस देन 1 ईयर। आप समझना, शिप और एयरक्राफ्ट पे काम करने वाले जितने भी क्रू मेंबर है, वो जो है अगर फॉरेन की शिप है तो वो फॉरेन की ही डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगे, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होंगे। क्लियर है? दूसरा, कॉमर्शियल ट्रैवलर्स, कॉमर्शियल ट्रैवलर मतलब जो कॉमर्शियल बिजनेस के पर्पस से जा रहे हैं, आ रहे हैं, ट्रेड के पर्पस से जा रहे हैं, वो भी इंक्लूड किसमें? अगर इंडिया से जा रहा है तो वो इंडिया के डोमेस्टिक, फॉरेन से कोई आ रहा है तो फॉरेन के डोमेस्टिक टेरिटरी में चला जाएगा। सीजनल वर्कर्स, सीजनल वर्कर्स का मतलब कुछ ऐसे वर्कर्स होते हैं जो ऑन सीजन आते हैं फिर उसके बाद चले जाते हैं, तो उनकी बात कर रहे हैं। लेकिन याद रखेगा, ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेगा सर, लेस देन 1 ईयर। सर अगर 1 साल से ज्यादा लगातार अगर वो रह लेता है तो याद रखिएगा वो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में आ गया। क्या बोला मैंने? मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर। अगर कोई 1 साल से ज्यादा इंडिया में रहा लगातार और उसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इंडिया में रहा तो वो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में आने लगेगा सर, ये याद रखिएगा। इसीलिए वर्ड लिखा है लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम। कोई भी आया, क्रू मेंबर आया, कॉमर्शियल ट्रैवलर्स आया, कोई भी सीजनल वर्कर 1 साल से कम आया तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा। बॉर्डर वर्कर्स, अब जैसे बॉर्डर वर्कर समझिएगा क्या होते हैं। इंडिया और नेपाल के बीच में क्या करना है, नेपाल वाले निकलते हैं सुबह खा पी के इंडिया, एकदम खा नहा धो के खा पी के आए इंडिया, आए इंडिया में कमाया खाया, फिर वापस कमाया पैसा लेके कहाँ चले गए? फॉरेन, नेपाल। 2 बॉर्डर के बीच, तो क्रॉस मतलब बॉर्डर क्रॉस करके जब हम दूसरे कंट्री में जाते हैं काम करके वापस चले जाते हैं तो ऐसे लोगों को क्रॉस बॉर्डर वर्कर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर? क्रॉस बॉर्डर वर्कर्स। ये जो है जो इंटरनेशनल बॉर्डर के पास रहते हैं वो जो है रेगुलर बेसिस पे बॉर्डर डेली क्रॉस करते हैं, तो सर इसीलिए उनको भी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड है। अब जैसे इंडिया का बंदा नेपाल में जाके काम करके वापस शाम को चला आया, डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। लेकिन अगर नेपाल का बंदा इंडिया में आया काम करके शाम को चला गया कमा के, नेपाल की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा। तो आपको इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है बच्चे, इसलिए ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आप फॉरेन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें पढ़िए मत, बस आप सिंपल देखिए भाई इंडिया में है कि नहीं वो बंदा। क्लियर है? चलिए अब सर जो है इसी कंडीशन पे जो है क्या करते हैं हम सर, आज जो है कि हम लोगों ने बात किया किन चीजों के बारे में सर। सबसे पहला बात किया डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, ठीक है। डोमेस्टिक टेरिटरी के बाद हम लोगों ने बात किया कि आपका क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है डोमेस्टिक टेरिटरी में,
देन उसके बाद हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें नहीं इंक्लूड होती है डोमेस्टिक टेरिटरी में, ये सारी बात किया। क्लियर? एक छोटे छोटे वीडियोस के साथ हम लोग चलेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। कल हम बात करेंगे, कल हमारी जो टॉपिक रहेगी दैट विल बी क्या, नॉर्मल रेसिडेंट्स क्या होते हैं। क्लियर? क्लास मिस मत करिएगा सर, कंटिन्यू करिएगा। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। क्लियर? देन उसके बाद सर हम और ज्यादा से ज्यादा इनिशिएटिव लेके आते रहेंगे। टॉपिक पे प्रॉपर टाइम देंगे हम लोग, छोटी एक एक टॉपिक पे अच्छी खासी टाइम देके हम लोग चीजों को समझेंगे। क्लियर है? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो। ठीक है क्लास, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।